ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छी है और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छी है। अकेली ऐसी कमोडिटी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया बेस्ड है। कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं ग्वार सीड की वोलेटिलिटी को? ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जो रेन बेस्ड ज्यादा है। उगाने के लिए, जिसको तैयार करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये ऐसी जमीन पे भी हो जाती है जो बिल्कुल वीरानी और खाली पड़ी रहती है। अपने कमोडिटी ऑप्शंस को सेफगार्ड कैसे कर सकता है? तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा रिस्क पॉइंट क्या है, मेरा व्यू क्या है, मैं इसको किस तरीके से प्ले करने वाला हूँ। Welcome to this episode of NCDEX's podcast series, Commodity Derivatives Road. Rise, Opportunities, Achievements and Developments. In this series, we dive into all aspects of commodity derivatives because after all, commodity derivatives saral hai, sahi hai. Today's guest is Mr. Suresh Kumar Arora, whole-time director of Share India. He is a graduate from Kurukshetra University with a bachelor's degree in commerce. With a 31-year career in the Indian and global financial markets, Mr. Arora has made significant contributions in the market making, team development and strategic partnership management within the Share India group. His diverse experience and leadership have been pivotal in shaping the direction of the organizations he has worked with, making him a key asset to the company. We're delighted to welcome him and hear his insights today. सुरेश जी, सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। आपके साथ साथ आप अपना 31 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस जो है वो साथ लेकर आ रहे हैं, तो आई एम श्योर इस पॉडकास्ट से जो भी हमारे लिसनर्स हैं उनको बहुत 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 फायदा होने वाला है, फिर चाहे वो पहली बार एंटर कर रहे हो मार्केट में या वो मार्केट के एज वी से पुराने खिलाड़ी हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट सर। धन्यवाद सुनील, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मुझे लगता है कि हमारा ये कन्वर्सेशन काफी अच्छे जाने वाला है और आई होप कि जो लोग हमें सुने और देखें इसमें, तो दे कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस पॉडकास्ट। ऑफ कोर्स सर, एज आई सेड 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है, बेनिफिट तो होगा ही। सर, जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो आपने एक ऐसी कमोडिटी पे ध्यान दिया या उसके पोटेंशियल को पहचाना जिसको हम ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं। मैं बात कर रहा हूं ग्वार सीड की। सर, आपकी जर्नी ग्वार सीड के साथ साथ कैसे रही है और उसका जो ट्रेड है वो मार्केट में कैसे कैसे बदला है? आपने अपने सामने कैसे उसकी जर्नी और आपकी जर्नी कैसे साथ में बढ़ी है सर? थैंक यू वेरी मच टू आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज ये मेरे दिल के बहुत करीब चीज है। क्योंकि मैंने जब कमोडिटीज में अपना करियर शुरू किया या ट्रेडिंग के साइड से जब कमोडिटी शुरू की, तो द फर्स्ट ट्रेड किसी भी कमोडिटीज में मैंने अगर किया तो वो ग्वार था। मेरा पहला ट्रेड, आप उसको यूं भी कह सकते हैं कि कोई आदमी अपना पहला ट्रेड और पहला प्यार कभी नहीं भूलता। तो ट्रेडिंग अगर आप पैशन से कर रहे हैं और उसमें जिस चीज में आपने ट्रेडिंग किया है, तो मेरा पहला ट्रेड ग्वार में रहा। 2004 नवंबर में मैंने कमोडिटीज में बिजनेस शुरू किया था। उससे पहले मैं इक्विटी साइड पे देखते थे चीजें। अच्छा। क्योंकि थोड़ा सा लो हुआ तो कमोडिटीज में देखना शुरू किया। और कमोडिटीज में भी क्योंकि हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं कि चीजें जो है इक्विटी मार्केट से बड़ा मार्केट है, और उसके लिए मैं इधर डाइवर्ट हुआ। और जब डाइवर्ट हुए तो पर्टिकुलरली इंटरेस्ट भी एग्री कमोडिटी में था। जब आप एग्री में जा रहे हैं तो एग्री में आप उस कमोडिटी में जाएंगे कि जो कमोडिटी की एक, जिसको आप बोलते हैं किंग या क्वीन है, जो उस टाइम पे भी ट्रेडिंग के पॉइंट से अगर मैं देखा जाए। और चूंकि ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है, पहले भी थी आज भी है, जो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी चीज की अपनी एक ऐसी वैल्यू रखती है जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी अच्छी है और ट्रेडिंग के लिए भी बहुत बढ़िया अच्छी है। हाँ। तो मैंने उसी में सोच के हमने उसी में शुरू किया और एक बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फ्रॉम 2004 टू 2025 हम 21 साल का एक ग्वार की ट्रेडिंग का। और आप इसको ऐसा कह लें कि मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का जितने दिन ट्रेडिंग एक्सचेंज में खुली है, शायद कोई दिन ऐसा नहीं गया कि मैंने ग्वार में ट्रेड नहीं किया। ओह, क्या बात है सर। एवरी डे 200 डेज मार्केट ओपन है, तो 200 के 200 दिन मैंने ग्वार में ट्रेड किया। तो दैट्स व्हाई ये वाली जो कमोडिटी है ये बहुत दिल के करीब है। बड़े अच्छे से इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज भी रही। एक जर्नी इस तरीके से रही कि हमें 900 रुपए के भाव से लेके, और आप मान के चले कि एक बार 26-27 हजार रुपए के भाव तक का मैंने इसका जर्नी देखा है। वाह। प्राइस के हिसाब से अगर देखें और वोलेटिलिटी के हिसाब से तो बहुत बड़ी जर्नी रही, ट्रेडिंग के हिसाब से बहुत बड़ी जर्नी रही। तो इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत दिल के करीब, बहुत बढ़िया ट्रेडिंग के पॉइंट से भी और इन्वेस्टमेंट के। तो सर, आपने जैसे अभी बताया कि आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा है, तो वोलेटिलिटी की आपने बात करी,
कौन से ऐसे फंडामेंटल्स हैं जो अफेक्ट करते हैं गुआर सीड की वॉलेटिलिटी को, और कौन से लोग जो हैं वो गुआर सीड डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर सकते हैं? कोई ऐसा स्पेशल सेगमेंट है, कोई ऐसी चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी चाहिए? देखिए, पहला क्वेश्चन, इसके दो पार्ट हैं सुनील। आपके पहला क्वेश्चन तो ये है कि इसकी वॉलेटिलिटी को इफेक्ट क्या करती है चीज। अगर हम ये मान के चले कि ग्वार को समझने के लिए, ग्वार के साथ साथ जो ग्वार एक ऐसी कम्युनिटी है जो रेन बेस्ड ज्यादा है। अच्छा। मेजरली उसको समझने के लिए चीज जरूरी है कि ग्वार अपने हिंदुस्तान में या ऑल ओवर वर्ल्ड होती कहाँ कहाँ पे है। सबसे बड़ी बात एक ये है कि एक अकेली ऐसी कम्युनिटी है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये इंडिया बेस्ड है। ये भारत में ज्यादा प्रोड्यूस होती है। हमारे अलावा, इंडिया के अलावा पाकिस्तान में थोड़ा प्रोड्यूस होता है। और अब कहीं आके पिछले 5-7-10 सालों में, जब से इसकी डिमांड, जब 2012-13 में डिमांड इतनी स्ट्रांग रही, तो अल्टरनेट भी यूज होने शुरू हो गए और मैक्सिको में भी कुछ इसकी खेती होनी शुरू हो गई। लेकिन मेजोरिटी पार्ट, मतलब मोर देन 60-65% पार्ट या 70% पार्ट भी आप कह सकते हैं, वो इंडिया में ही है। ठीक है। और चूंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिसको उगाने के लिए, जिसको तैयार करने के लिए कोई ज्यादा बड़ी कॉस्ट की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये ऐसी जमीन पे भी हो जाती है जो बिल्कुल वीरानी और खाली पड़ी रहती है और बारिश के पानी से ये हो जाती है। अच्छा। तो सबसे बड़ा इफेक्ट ये होता है इस वाली कम्युनिटी वॉलेटिलिटी का। सबसे बड़ा इफेक्ट, इसको हम मौसम का सट्टा भी बोल देते हैं कि मौसम की वजह से ये इसके ऊपर बहुत इफेक्ट आता है। जितना रेन की हमारे यहाँ पे इंडिया में मूवमेंट रहेगी, रेन जिस हिसाब से होगा, जितना ज्यादा होगा उसी के हिसाब से ये सोचा जाएगा कि ग्वार की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हर एक चीज, आप ये मानते हैं, कमोडिटीज में या किसी भी चीज में डिमांड एंड सप्लाई पे काम करती है। यस। अगर सपोज बारिश अच्छी हो जाएगी तो जो लैंड जहाँ पे ये इसको उगाया जाता है, जहाँ पे इसका प्रोड्यूस होना है, तो वहां पे क्रॉप अच्छा आएगा, क्रॉप का साइज अच्छा आएगा। तो उसकी वजह से ये इफेक्ट आ जाता है कि इसके प्राइस थोड़ा सा नीचे जा सकता है। किसी भी टाइम पे अगर बारिश नहीं हुई या बारिश कम हो गई जितनी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक सप्लाई साइड पे शॉर्टेज आने की संभावना रहती है। नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि सप्लाई साइड पे क्या चीज रहती है। सो मतलब मौसम का और ग्वार का आपस में एक बहुत बड़ा कोरिलेशन है कि अगर मौसम अच्छा है, बारिश अच्छी है, तो ग्वार की प्रोडक्शन अच्छी होगी। बारिश अच्छी नहीं है और तो ग्वार अच्छी नहीं होगी। और उसमें भी वो बारिश कहाँ कहाँ पे, कौन कौन से एरिया में कितना इवनली बैलेंस्ड है। अगर किसी एक जगह बहुत ज्यादा होगी और किसी एक जगह बहुत कम होगी, तो हो सकता है उसका भी इफेक्ट आए। तो मेजोरिटी एक मान के चले कि ये मौसम, इसके ऊपर बहुत, क्लाइमेट का एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। सेकेंडली अब इसकी साइड पे है कि इसकी डिमांड साइड पे कहाँ पे चीजें हैं। आज हम देखते हैं कि ग्वार की या ग्वार गम के प्रोडक्ट की जितनी जो चीजें जो डिमांड साइड पे है, वो अपनी मेडिसिन इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, या सबसे बड़ी डिमांड जो एक टाइम पे आई, तो जितने भी शेल गैस वाले जो थे वहां पे, उनमें ज्यादा ये, वहां पे जितनी प्रोडक्शन होगी, जितने शेल गैस का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि ग्वार का भी प्रोडक्शन उतना इंक्रीज हो जाएगा, ग्वार की डिमांड भी उतनी बढ़ेगी। आज से अगर 4-5 साल पहले देखा जाए तो ये बिल्कुल कोरिलेटेड था कि जितनी प्रोडक्शन वहां पे बढ़ रही है, यहाँ पे भी वो उसका उतना ही इफेक्ट आ रहा है। हाँ। बट ऑफ लेटली क्योंकि ग्वार की प्राइसेस एक टाइम पे ऐसे हो गए कि बहुत ज्यादा हो गए, तो फिर लोगों ने उसका अल्टरनेट, जो केमिकल अल्टरनेट होते हैं, उनको यूज करना शुरू किया। तो चाइना से जो वाटर आता है उसका एक यूज आना शुरू हुआ, तो उसकी वजह से भी इसका इफेक्ट आया। लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो जितने भी शेल गैस के जो वेल हैं, वहां पे ये यूज होता है। और यूएस, रशिया, यहाँ से एक अच्छी डिमांड रहती है। तो वहां पे जितनी डिमांड रहेगी, यहाँ वहां जितना प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा, या जब क्रूड के प्राइसेस तेज हो जाते हैं, क्रूड के प्राइस के साथ भी इसका एक कोरिलेशन है कि क्रूड के प्राइस अगर तेज होना शुरू हो जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है जितने ऑयल प्रोडक्शन वाले कंट्रीज हैं, वहां पे वो अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि हायर रेट पे उसको, तो ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ाना तो आपको नई चीजों को बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए ग्वार गम का भी यूज होता है। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल और ग्वार गम, इनका भी एक कोरिलेशन बहुत स्ट्रांग माना गया। तो आप ये मान के चलें कि सप्लाई साइड पे मौसम और डिमांड साइड पे क्रूड में क्या फ्लक्चुएशन होती है, या उससे अदरवाइज बाकी जो फूड इंडस्ट्री में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जितनी डिमांड है, वो एक कांस्टेंट डिमांड है। हमारे यहाँ अभी जितनी एक डिमांड है वो कांस्टेंट डिमांड है। मेजर डिमांड जो है वो यूएस और रशिया या जितने ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, जो क्रूड ऑयल जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहां से आता है, और वहां पे उनके प्राइसेस के ऊपर भी इसका बड़ा इफेक्ट है। अंडरस्टूड सर। पहली बारी एग्री कमोडिटी ऑप्शंस प्रोडक्ट जो है वो ग्वार सीड के लिए ही लॉन्च हुआ था। इस पे आपका क्या कहना है सर? देखिए, ये भी एक बड़ी अच्छी चीज है, एक बहुत बढ़िया चीज है कि एक हम पहले देखते थे कि इक्विटी साइड पे ऑप्शन चल रही है। सबसे पहली बात तो ये कि ऑप्शंस हैं किसके लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग का एक वो टूल है जो हेजर्स को, जो ट्रेडर्स को, या जो और कोई मार्केट के जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको
इस टूल से बहुत बेहतर एक लिवरेज मिल जाती है कि वो अपनी प्रोडक्शन को, अपनी चीजों को या अपनी पोजीशंस को हेज कर पाए। यहाँ ट्रेडिंग में अगर वो कोई अपनी कॉल लेना चाहते हैं या कुछ भी अपने आपके व्यू बना के काम करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया टूल माना गया ऑप्शन को, क्योंकि लो कॉस्ट वाला टूल है ये। ठीक है, तो ऑप्शन पहले हम देखते थे इक्विटी साइड पे, तो हमारी शुरू से काफी देर से ये इच्छा रही कि किसी भी कमोडिटीज में ऑप्शन आने। जब कमोडिटी में ऑप्शन आई तो वो क्रूड में ऑप्शन आ गए, क्रूड में आ गए, गोल्ड में आ गए, सिल्वर में आ गए, मीन्स जितने भी इंटरनेशनल बेस वाली जो चीजें हैं, जो एनर्जी प्रोडक्ट में या मेटल और प्रीशियस मेटल या बेस मेटल सब पे कमोडिटी में जब चीज आ रही है, तो कमोडिटी में अगर आप मान के चलें तो सबसे पहला पॉइंट यही होता है, ऑप्शन उस कॉन्ट्रैक्ट में आने का सबसे ठीक रहता है कि जहां पे वॉलेटिलिटी की कोई मूवमेंट रहती है। तो गुवार एग्री कमोडिटी में वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी गुवार को वॉलेटिलिटी का किंग कहा जाता है। अच्छा, तो उसके लिए ऑप्शन का आना एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन था और बहुत ही बढ़िया एक वेलकम चीज थी कि आप मान के चले कि जहां पे वॉलेटिलिटी है और मुझे उसको हेज करने के लिए मुझे कोई टूल मुझे मिल जाए, तो सबसे पहले एग्री प्रोडक्ट में गुवार पे ही आना एक बहुत अच्छा एक वेलकम था और हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा था। एग्री में अगर कोई ऑप्शन सबसे पहले स्टार्ट हुई तो वो गुवार में स्टार्ट। सर, मैंने कुछ टर्म्स पढ़ी, प्रीमियम्स, स्ट्राइक्स, एक्सपायरी, मनीनेस। कोई सर जो फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेंट है उसको इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए इन टर्म्स के बारे में? हाउ शुड दैट पार्टिसिपेंट नेविगेट? देखिए, मैं आपको इसमें एक बड़ी मजेदार चीज बताता हूँ गुवार की ऑप्शंस को लेकर। गुवार में ऑप्शंस क्यों चालू है? हम लोग कहते हैं कि ऑप्शंस एक मॉडर्न एज में एक ट्रेडिंग का या डेरिवेटिव का एक प्रोडक्ट है, बट आपको सुन के हैरानी होगी, गुवार की ऑप्शंस बीकानेर या राजस्थान के जोधपुर में या बीकानेर में या और एक दो तीन जगह पे, ठीक है, या गुजरात की कई जगहों पे ऑप्शंस का ट्रेड आप मान के चलिए कि पिछले 70-80 साल से हो रहा है, जिसको हमारे मतलब देसी भाषा में उनको वो जोटा बोलते हैं। अच्छा, ऑप्शंस के ट्रेड को, ठीक है। सो वो ट्रेडिंग बहुत टाइम से हो रही थी। गुवार के लिए ये बोला गया कि अगर गुवार में ट्रेडिंग, ऑप्शन की ट्रेडिंग आ जाएगी तो वो एक जो सेगमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। वहां पे जो ट्रेडिंग थी वो एक आप मान के चले कि अनऑफिशियल सेगमेंट में या ऐसी जगह पे हो रही थी जहाँ पे लोगों को कोई भी काउंटर पार्टी रिस्क या किसी तरीके की कुछ चीजें अवेलेबल नहीं, रेगुलेशन नहीं था। हाँ, अब जो आपका क्वेश्चन था इसमें कि ये जो प्रीमियम, ये जो चीजें हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, मेरा ये मानना है कि जितने भी जो लोग ऑप्शंस में ट्रेडिंग करने के लिए आते हैं उनको सबसे पहले, देखिए, किसी भी डेरिवेटिव प्रोडक्ट में आने से पहले, सबसे पहले, या किसी भी चीज की ट्रेडिंग में आने से पहले सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है कि उसके बारे में नॉलेज ली। ज्ञान हर चीज को, आपका कोई भी अंधकार है उसको दूर कर देता है। आपको अगर नॉलेज होगी तो यू कैन ट्रेड बेटर। आपको ट्रेडिंग साइड पे भी आप बेटर ट्रेड करेंगे और आपको कोई भी डिसीजन लेने में हमेशा जब आपके पास एक नॉलेज है तो आपको उसको अच्छे से समझ में आएगी। तो कोई भी नया ट्रेडर अगर इसमें आता है, कोई भी इसमें पार्टिसिपेट करता है, तो उसको सबसे पहले ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन क्या चीज है उसको समझना चाहिए। प्रीमियम क्या है, प्रीमियम किस तरीके से ड्राइव होते हैं, क्या वजह है, क्या इफेक्ट करता है उसके ऊपर, और क्या मुझे पोजीशन बनानी, क्या लेना है और क्या बेचना है। अगर हम इस बात के ऊपर आए तो सबसे पहले क्या है कि ऑप्शन है क्या चीज। ऑप्शन में किसी भी ट्रेड को लेने का एक आपके पास एक ऑप्शन का एक ऑप्शन है। मतलब मान लीजिए आप कोई कॉल ऑप्शन लेते हैं, कॉल या पुट, दो तरीके से ऑप्शन में काम होता है। तो अगर मैं कोई भी ऑप्शन बाय करता हूं तो मेरे पास राइट है उस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर उस चीज को लेने का। सपोज कि एक चीज का प्राइस 5,000 रुपया है, आज हम गुवार का प्राइस डिसाइड करते हैं कि 5,000 के आसपास घूम रहा है जी, और मैं सितंबर की जो ऑप्शंस हैं उसमें मैं अपनी पोजीशन लेना चाहता हूं, तो मैं अगर कॉल बाय करता हूं, मान लीजिए उसका प्रीमियम मैंने 50 रुपए पे किया, तो कॉल बाय करने का मतलब है कि 30 सितंबर की अगर मैंने कोई कॉल बाय की तो मैं राइट बाय कर रहा हूं सामने वाले से कि अगर इसका प्राइस 5,000 से ऊपर हो गया या 5100 से ऊपर हो गया या 5500 से ऊपर हो गया तो मुझे इस पर्टिकुलर रेट पे, जिस स्ट्राइक प्राइस का मैंने ऑप्शन बाय किया है, उस रेट पे मुझे वो डिलीवर हो जाए। तो मतलब एक सेफ्टी नेट हो जाता है एक तरीके से। सेफ्टी नेट, आप इसको एक इंश्योरेंस कह लें। अंडरस्टूड। मान लीजिए सपोज मुझे ये लग रहा है कि आज भाव 5,000 से ऊपर या 5500 होने वाला है और मैं फ्यूचर में नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं ज्यादा पैसे का नुकसान नहीं हो जाए, तो मैं ऑप्शन बाय कर लेता हूँ। इट मीन्स कि मैं राइट बाय कर रहा हूँ किसी भी चीज को लेने का। अगर वो प्राइस उससे नीचे आ गया तो मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं। सो ऑप्शन कभी भी जब हम बाय करते हैं या ऑप्शन कोई भी चीज आप लेते हैं या करते हैं तो वो आपको एक राइट देता है कि आप उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं अगर आपका प्राइस है। अगर आपका प्राइस नहीं है तो आपका जितना प्रीमियम आपने पे किया है वो आपका खत्म हो जाएगा, वो आपका फॉरफिट हो जाएगा, जैसे हम इंश्योरेंस में इंश्योरेंस। यस,
तो ये आप एक इंश्योरेंस की तरह से ऑप्शंस को मान सकते सर आपने 30 साल, जैसा हम कह रहे थे कि आप 30 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, दिस दैट इतना, मतलब मेरी उम्र नहीं है इतनी जितने साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है। तो सर आपने कोई ऐसा लाइव एग्जाम्पल देखा होगा जिसमें किसी ने ऑप्शंस लिया और उसके मार्जिन्स बच गए? तो डू यू हैव लाइक अ रियल लाइफ स्टोरी जो आप हमारे साथ शेयर कर पाए? रियल लाइफ स्टोरी में कई चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को ही लगता है कि बहुत बड़ा कुछ पिक्चर आ गया, बट अगर हम ये मान के चलें कि अगर प्राइस के हिसाब से ऑप्शन ग्वार में पिछले 2 साल से चल रहा है, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि ग्वार में पिछले 2 साल से कोई लंबा मूवमेंट नहीं आया। अच्छा, ओके। अगर मैं इस ऑप्शंस के फॉर्चून चेंज होने का एग्जांपल मैं आपको दूं कई बार चीजों को लेके, तो अगर हम आज ही की बात करें, आज का एक ट्रेडिंग डे है और मैं ऑप्शंस ग्वार की बात नहीं कर रहा, मैं किसी दूसरी ऑप्शंस की बात करूं, लेट्स से कि मैंने सिल्वर की ऑप्शन का बात किया, तो सिल्वर की ऑप्शन की आज एक्सपायरी है, तो उसका प्राइस अगर 1,35,000 वाली कॉल का अभी चल रहा था सुबह के टाइम में, मान लीजिए 500 रुपए, ऑल ऑफ सडन एक जंप आया सिल्वर के बीच में और वो 1,37,38,000 रुपए हो गया, तो वो 500 वाला प्राइस आप मान के चलिए 3,000 रुपए हो गया। ओके। सो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल आते हैं जो होते हैं, लेकिन हमें इन चीजों के बीच में पढ़ के उस ट्रेडिंग साइट पे नहीं आना चाहिए कि ये जो हीरो या जीरो या इतना बड़ा एग्जाम्पल बन जाए कि मैंने 5 रुपए वाली चीज को लिया और वो 500 रुपए की हो गई, उस तरीके से हमें इस ट्रेडिंग को नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज वो उस तरीके से अगर आप सोचेंगे तो आप हमेशा एक इस ट्रेडिंग के उस पार्ट में जाएंगे जहां पे हम स्पेकुलेट करना चाहते हैं, हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं लगाएंगे, फिर सिर्फ हमारे इमोशंस काम करेंगे। तो अगर मुझे ट्रेड करना है तो रियल लाइफ में मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से कि सपोज ग्वार का रेट आज 5,000 रुपए, और मैंने देखा है ग्वार का रेट एक टाइम पे जब 2011-12 में चलना शुरू हुआ था, तो ग्वार का रेट जब वो मोमेंट उसमें पकड़ना शुरू हुआ तो 6500 रुपए के आसपास था। अच्छा। 6500 रुपए से वो चलना शुरू हुआ और वो चलते चलते 25,000 रुपए तक गया, 26,000 रुपए तक गया। अच्छा। तो आप मानिए कि अगर किसी को, सपोज मेरा व्यू ये है कि मैं इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी किसी भी चीज के लिए ग्वार लेना चाहता था, और तो 7,000 रुपए की ऑप्शन उस टाइम पे मान के चलिए 200-250 रुपए के आसपास का उसका प्रीमियम रहा होगा, तो अगर मैंने वो प्रीमियम 200-250 रुपए का बाय किया और वो मेरी उस टाइम पीरियड के बीच में ग्वार का रेट वहां पे 14-15,000 रुपए हो गया, तो आप मान के चलिए कि मेरे मल्टीफोल्ड पैसे हुए और मेरा रिस्क कितना गया, 200 या 250 रुपए का। लेकिन चूंकि वो मुझे, अगर मैं ये चीज हर बार सोचना शुरू कर दूंगा तो हो सकता है वो मैं दाव लगा रहा हूं, और सेबी भी आज की डेट में यही चीज एक डाटा भी आता है कि 10 में से 9 लोग नुकसान करते हैं, वो नहीं। अगर हम इस टूल को, ऑप्शन एक इतना बढ़िया टूल है, अगर हम इस टूल को वाइजली यूज करें तो आपके फॉर्चून चेंज हो सकते हैं। आप लो कॉस्ट पे ट्रेडिंग साइट पे जो आपका व्यू है, जिस व्यू पे आप काम करना चाहते हैं, बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं, और बने भी हैं लोग। मार्केट का अगर मूव आपकी डायरेक्शन में आ गया, जिस तरफ का आप सोच बना के काम कर रहे हैं, तो अगर वो मूव आ गया तो आपको बहुत अच्छा पैसा बनेगा। समझ गए सर। सर कोई अगर मार्केट में आ रहा है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, अपने कमोडिटी ऑप्शंस को सेफगार्ड कैसे कर सकता है? कमोडिटी ऑप्शंस को सेफगार्ड करने के लिए तो डिफरेंट चीजें, देखिए आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे सेफगार्ड कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अच्छा ये सवाल है। क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको बोला कि हम कोई भी ट्रेडिंग में अगर आ रहे हैं ट्रेडिंग साइट पे, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मेरा रिस्क पॉइंट क्या है, मेरा व्यू क्या है, मेरा रिस्क पॉइंट क्या है, और मैं इसको किस तरीके से प्ले करने वाला हूँ, किस तरीके से मैं अपनी पोजीशंस को बना के चलने वाला। लेट्स से कि मैंने आज ग्वार में ही एक व्यू बनाया कि मेरे को ये लग रहा है कि 5,000 रुपये ग्वार का रेट है, और आज इसका जो आने वाले टाइम में, क्योंकि थोड़ा डिमांड का इंक्रीज होने का चांस है और प्राइजेस आर वेरी लो, तो मैंने अपना एक व्यू बनाया, तो मैंने उसके हिसाब से एक 5100 या 5200 रुपये वाली कॉल मैंने बाय करने की सोची, जिसका प्रीमियम मैं 50 से 60 रुपया देना चाह रहा हूँ जी। दैट मीन्स कि मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि अगर मेरा व्यू बाइंग साइड का ठीक रहता तो मैं 60 रुपए का प्रीमियम देके उसके ऊपर अपनी एक अपसाइड को खुला छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले मुझे अपने व्यू को डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मेरा व्यू वो ठीक है। आप अननेसेसरी सिर्फ ये आके कि नहीं आज तेजी लग रही है या मंदा लग रहा है, तो वो उस तरीके से नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपको कौन सी ऑप्शन बाय करनी है, आप बिल्कुल नियर उस पे रहना चाहते हैं या थोड़ा दूर का आप रखना चाहते हैं, मींस आप हाई प्रीमियम देके अपने रिस्क को कवर करना चाहते हैं या थोड़ा लो प्रीमियम देके एक चांस लेना चाहते हैं कि मेरा इससे ऊपर जाएगा तो मेरे को हेजिंग हो जाए। सो सबसे पहले आपको ये होमवर्क करना पड़ेगा कि मेरा व्यू क्या है और उस व्यू के हिसाब से मैं क्या चीज डिसाइड करना चाहता हूँ। आपका व्यू अगर तेजी का है तो आप कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस की आप डिसाइड करिए कि इससे ऊपर जाने का चांस है, आप उसका प्रीमियम बाय कर सकते हैं, और लेटर ऑन अगर वो आपका व्यू राइट होता तो आप उसको सेल करें, और अगर आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो जितना प्रीमियम आपने पे किया वो आपका खत्म हो जाएगा जी। सो ये सबसे पहले आपको अपने व्यू और अपनी होमवर्क में ये डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे
क्या चीज करनी है। उसके बाद ऑप्शन आपके दोनों तरफ की है। अगर आपको नहीं लगता कि बाजार तेज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली जो हमने एक चीज देखी है इस बाजार में, एवरीबॉडी इज बॉर्न बुल। जो पैदा हुआ सबसे पहले उसको लेने के लिए सोचता है। लेकिन डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हमारे पास ऐसे हैं, डेरिवेटिव बने ही इसीलिए कि अगर आपको नहीं लग रहा कि तेजी है, आप मंदा करना चाह रहे हैं, तो यू कैन ट्रेड ऑन द सेल साइड आल्सो। आप पुट बाय कर सकते हैं। अगर आपका व्यू उधर का है तो आप पुट बाय कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपका व्यू क्या है। अब पॉइंट ये आता है कि आप इसमें ट्रेड कौन करेगा और किस तरीके से करेगा और क्या ट्रेडिंग उसको साइड लेना चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि जितने भी जो स्पेकुलेटर्स हैं या हेजर्स हैं, मेरा ये मानना है कि अगर वो ऑप्शंस का बेटर यूज करें और वो फ्यूचर में जितना बड़ा नुकसान देख सकते हैं उससे कहीं कम पैसों का नुकसान वो ऑप्शंस में से बच जाएंगे। या अगर वो फ्यूचर भी करना चाह रहे हैं तो ऑप्शन को एक हेजिंग टूल के लिए ले लें। वैसे कई ट्रेडर्स ऐसे हैं जिनको ऑप्शंस में काम डायरेक्ट नहीं करना, उनको फ्यूचर ही लेना है। तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको आपके लिए एक ऑप्शन और है इसके साथ कि आप फ्यूचर लेके साथ में एक पुट बाय कर लीजिए, तो आपका वो इंश्योरेंस हो गया। हाँ, तो वो सेफगार्ड उस तरीके से हो गया। वो सेफगार्ड आपको मिल जाएगा। हाँ। नॉर्मली कमोडिटी साइड पे और खासतौर पे ग्वार में या एग्री में साइड पे लोग थोड़ा सा इस तरफ कम ध्यान देते हैं। मेरा ये मानना है कि जितना इसके अंदर जाएंगे, ऑप्शंस एक ऐसा टूल है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, आपके ट्रेडिंग के बिल्कुल तरीकों को बदल सकता है। आप बहुत कम पैसों में, बहुत कम पैसों के नुकसान में अपने आप को ठीक प्रॉफिट में लेके जा सकते हैं। तो सर, ये जो हमने अभी मार्केट ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करी, तो आपका फ्यूचर को लेके देखा जाए, फ्यूचर एज इन भविष्य में आप कैसे देखते हैं कि इन इंस्ट्रूमेंट्स को लोग और बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगे, या जो आप जैसे एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने इस मार्केट को इतना वक्त दिया है, वो और क्या कर सकते हैं कि लोगों को और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चले, लोग इन इंस्ट्रूमेंट्स की एक्चुअल में जो इनकी फुल कैपेबिलिटी है जिससे वो उनका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, वो उनको उसके बारे में पता चले। देखिए, मैंने जैसे पहले आपको बोला, ऑप्शंस को लेकर ना काफी सारी भ्रांतियां हैं, और भ्रांतियां जब भी कभी आती हैं किसी चीज को लेकर, तो वो उसका वजह सिर्फ एक ही होती है कि प्रॉपर नॉलेज नहीं लिया। कोई भी टूल सिर्फ इसलिए नहीं बनाया गया कि वो सिर्फ एक नाम का टूल है कि मैंने ऑप्शंस का एक बना दिया या फ्यूचर्स बना दिया। उस टूल के पीछे बहुत बड़ी एक स्टडी है, बहुत बड़े सिस्टम्स काम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टर्स के बेनिफिट के। सबसे पहले हमें अपने अंदर ये चीज समझनी पड़ेगी, हमें सबसे पहले किसी भी प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। ऑप्शन की नॉलेज अगर आप लेना शुरू कर देंगे, उसको अच्छे से समझना शुरू कर देंगे, प्रीमियम कैसे ड्राइव होते हैं, कितनी वोलेटिलिटी है, क्योंकि प्रीमियम ड्राइव होगा कि वो उस अंडरलाइन की वोलेटिलिटी कितनी है, कि अगर बाजार जितना ज्यादा मूव करेगा उतनी ही उसकी वॉल हाई हो जाएगी और उसी के हिसाब से उसके प्रीमियम ड्राइव हो। मेरा ये मानना है कि किसी को भी ये चीज करनी है, चाहे वो एक्सचेंज लेवल पे भी है, हमारे लेवल पे भी, और हम करते भी जी। हम डिफरेंट टाइम पे अपने इन्वेस्टर्स के लिए या अपने लोगों के लिए जो भी एक एजुकेशन का जो उनको नॉलेज देने के लिए कि क्या चीज बेटर हो सकती है, या इवन अपने हमारे जो नए ट्रेडर्स भी आते हैं हम उनको ये बताने के लिए, तो हम पूरा उनको एक नॉलेज देते हैं कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का प्राइस कैसे ड्राइव होता है, ऑप्शन की मूवमेंट कैसे रहती है, और क्या उसको हेजिंग टूल्स की तरह से किस तरीके से मैं यूज कर सकता हूँ। तो जब तक मैं इस चीज का पूरा ज्ञान नहीं लूंगा, मेरा ये मानना है कि चाहे वो एक्सचेंज है और चाहे वो सेबी है, सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इसमें। आज भी हम अगर बात कर रहे हैं तो शायद इसीलिए ज्यादा ये बात हो रही है कि हमें ऑप्शंस का एक नॉलेज शेयर करना। तो मेरी जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं आप सबको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, सबके लिए एक चीज है, ऑप्शंस को यूज करना शुरू कीजिए। ये एक ऐसा मतलब टूल है जो आपकी ट्रेडिंग की कॉस्ट को घटा देगा और आपके लॉस को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को बढ़ाने की बात करेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा। अगर आप बिना नॉलेज के, बिना ज्ञान के अगर आप आए और आपने एक लॉटरी की तरह से उसको यूज करना शुरू किया, तो वो आप मान के चलिए आप पैसा नुकसान नहीं होगा। तो मेरी उनको राय है कि वो इस बाजार से दूर ही रहे, तो इस तरीके से सोच के। तो सर, कोई इंसान जैसे पहली बारी आ रहा है इंडस्ट्री में, मार्केट में, सॉरी, मैं अगर वो ये पॉडकास्ट सुन रहा है, तो उसके लिए आपका क्या रिकमेंडेशन रहेगा कि उसका स्टार्टिंग रूटीन क्या होना चाहिए? जैसे उसने सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया, उसने पढ़ लिया कमोडिटी के बारे में, सब वो पढ़ के आ रहा है, बट उसका स्टार्टिंग रूटीन क्या होना चाहिए? मतलब उसको जर्नल्स करने चाहिए, उसको रिव्यू करने चाहिए, उसको पेपर ट्रेड्स करने चाहिए, कैसा उसका रूटीन होना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या होती है स्नेहिल, अगर मैं किसी भी ट्रेडर की बात करूं या किसी नए प्लेयर की बात करूं या किसी भी पुराने प्लेयर की बात करूं, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपका होमवर्क कैसा है। सचिन तेंदुलकर इसलिए बना, मैंने उसकी सारी हिस्ट्री के अगर आप देखेंगे, आप भी क्रिकेट के फैन है, मैं भी बहुत बड़ा फैन जी। वो क्यों बना तेंदुलकर? उसकी एक ही चीज हमेशा से रही है कि उसने हर मैच से पहले, चाहे वो रणजी खेला, चाहे वो T20 खेला,
चाहे वो टेस्ट मैच खेला या कोई भी खेला, हर मैच से पहले उसने नेट प्रैक्टिस अपनी जरूर करी। हाँ। ये एक उनकी खासियत है, तभी वो इतने बड़े प्लेयर बन पाए। Fair, yes. आप मान के चलिए कोई भी ट्रेडर या कोई भी इन्वेस्टर नया आता है, सबसे पहले उसको अपना होमवर्क करना चाहिए। व्हाट इज माय व्यू, व्हाट इज माय कॉस्ट, मेरे को कॉस्ट क्या जाने वाली है, मेरा व्यू क्या है, मैं तेजी की तरफ व्यू ले रहा हूँ, और अगर मेरा व्यू रॉन्ग हो रहा है तो मुझे वहां से एग्जिट कैसे। सो होमवर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए क्या है कि आप प्रैक्टिस करें। आप पहले ट्रेडिंग करने से पहले, जब आप आप पहले एक्चुअल में ट्रेडिंग करने में आ रहे हैं, तो उससे पहले आप अपना पेपर ट्रेडिंग करें, आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप डिफरेंट जानकार लोगों से मिलें, उनसे बात करें जो इंडस्ट्री में समझते हैं कि क्या ऑप्शंस हो सकती हैं, किस तरीके का मूव बन सकता है, या मैं क्या करके कैसे कर सकता हूँ, किस स्ट्रेटजी पे काम कर सकता हूँ। तो फ्रॉम डे वन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आते ही आप लाइव मार्केट में चले जाए। मेरा ये मानना है कि कोई भी नया कोई भी ट्रेडर आता है, एक यंग जनरेशन है आजकल, इस बिजनेस को अपना एक अच्छा करियर बना रहे हैं, सब लोग बना रहे हैं, और ये है भी जी। हमारे यहाँ इंडिया में ट्रेडर की इतनी रिकॉग्निशन नहीं है जितना अगर आप यूएस में या यूरोप में जाके देखेंगे तो वहां पे एक ट्रेडर की अपनी आइडेंटिटी, इंडिया में ट्रेडिंग कम्युनिटी की इतनी आइडेंटिटी नहीं है जी। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग को अपना प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं और उसके हिसाब से अपना ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग को प्रोफेशन नहीं भी बनाना चाहते, आप इन्वेस्टर हैं, आपको इन्वेस्टमेंट करना है या आपको अपना कोई व्यू प्ले करना है, तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले आप उसकी एक तैयारी कीजिए, रोज पेपर ट्रेडिंग कीजिए, जर्नल बनाइए, नोट कीजिए कि पूरा क्या है। और ये नहीं कि मैंने 2 दिन नोट कर लिया और उसके बाद मेरा हो गया। आप पूरा एक साइकिल, सपोज वार का 2 महीने या 3 महीने का एक पूरा टाइम साइकिल है, तो उस साइकिल को पूरा आप वॉच कीजिए कि किस तरीके से इसने प्ले किया। सारा डाटा अवेलेबल होता है एक्सचेंज के साइट्स के ऊपर, या एक्सचेंजेस प्रोवाइड करते हैं पुराने वाला, तो आप उसको देखिए, उस पुराने डाटा को देखिए कि कहाँ पे क्या मूवमेंट हुआ, किस टाइम पे क्या चीज हुई। तो अगर आप उस सारी चीजों को बैक टेस्ट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाएगा। ये चीज की बैक टेस्ट इसीलिए की जाती है कि आगे आने वाला रास्ता हमें दिख जाए, साफ हो जाए। वो हमें जो रेयर व्यू से जो दिखता है ना, तो हमें पता लग जाता है कि क्या चीज हुई थी किस टाइम पे, तो हमें आगे करने में, उसके तरीके से डिसीजन लेने में आसानी रहे। तो सबसे पहले आप अपनी तैयारी इसी तरीके से करें, अपने को तैयार कीजिए पेपर ट्रेडिंग के द्वारा, अपनी रोज नोटिंग करिए कि आज प्राइस कहाँ से कहाँ तक गया, किस टाइम पे क्या मूवमेंट आया, या क्या चीज था मार्केट में, डिमांड का साइड पे क्या चीजें हुई, या सप्लाई साइड पे क्या हुआ, या मौसम में क्या चीजें जो इसको इफेक्ट कर रही है। मैं ग्वार की बात कर रहा हूँ पर्टिकुलरली, पूरे सेगमेंट की बात नहीं कर रहा कमोडिटीज की। मतलब अगर मैं ग्वार की बात करूँ तो आप ग्वार को ही नोट डाउन करना शुरू कीजिए कि आज ग्वार से रिलेटेड कोई न्यूज था, या कोई ऐसा प्रोडक्शन साइड पे कोई न्यूज आया, या सपोज एक्सपोर्ट की कोई डिमांड बढ़ के आई, या क्रूड का प्राइस तेज हुआ तो क्या इफेक्ट आया। तो जो प्राइस को इफेक्ट करने वाले पॉइंट्स हैं उनको आप नोट करना शुरू कीजिए। उसके अगेंस्ट में ऑप्शंस या फ्यूचर्स के प्राइस मूव किस तरीके से कर रहे हैं उनको मूव करना शुरू कीजिए। नोट डाउन करेंगे तो आपको एक धीरे धीरे सब पता लगने लग जाएगा कि यार मार्केट किस तरफ से मूव ले रहा है और क्या चीज चल रही है। प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जैसा आपने कहा कि सचिन तेंदुलकर भी जो हैं वो मैच से पहले नेट प्रैक्टिस जरूर करते थे, तो कोई भी अगर एंटर कर रहा है इस मार्केट में तो उसके लिए भी नेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सर, ये पॉडकास्ट क्लोज करते वक्त उससे पहले मैं आपसे कुछ 4 रैपिड फायर सवाल पूछना चाहूंगा। खटखट से सवाल पूछे जाएंगे, खटखट से आप जवाब दे दीजिएगा। मैंने लिख के रखे हुए हैं। व्हाट इज दैट वन थिंग यू फॉलो व्हाइल ट्रेडिंग कमोडिटी ऑप्शंस? ओनली वन थिंग, डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग। वाओ। सर, वन सॉलिड रीजन टू ट्रेड ऑप्शंस इन गुआर कॉम्प्लेक्स? गुआर में ऑप्शन ट्रेड करने का रीजन ये है कि गुआर एक वोलाटाइल कमोडिटी, और वोलाटिलिटी जिसमें भी ज्यादा होगी उसमें ऑप्शंस के जरिए ही हम बेहतर पैसा बना सकते हैं। Sir, one mantra to traders to sustain in the market? Then again last, discipline. Yes, sir. Sir, one trend in Guar options you're watching closely? अभी राइट नाउ जो ट्रेंड है वो अभी लेकलस्टर है, यहीं पे ही बाजार मूव कर रहा है, नॉट मच मूवमेंट्स आर हियर, ठीक है। और चूंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड या कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं हूँ कि मैं आपको एक व्यू दे पाऊँ जी, मार्केट का व्यू मार्केट के साथ है, अभी उसमें कोई लंबा ट्रेंड वाइज का व्यू नहीं दिया जा सकता। बाजार की डायरेक्शंस को, बाजार के फंडामेंट को समझते हुए अपना डिसीजन अपने लोगों से राय करके, और फंडामेंट जो भी आपकी अपनी रिसर्च है या आपके जो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके थ्रू से आप करें, क्योंकि ट्रेंड के ऊपर मैं कोई व्यू नहीं दे सकता कि अभी क्या है। हाँ, ऑप्शंस के प्राइजेस को लेके जो व्यू है कि अभी चूंकि बाजार में मूवमेंट नहीं है, कोई लंबा मूव नहीं आ रहा, तो ऑप्शंस के प्राइस भी लेस और प्लस वहीं पे ही घूम रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ ज्यादा प्राइस का मूवमेंट अभी इन दिनों में नहीं आ रहा। अभी नहीं, आने वाले टाइम में और भविष्य में क्या होगा ये पता नहीं। गुआर है, ये तो
किधर भी कैसे भी आ सकता है जी। वो प्रोडिक्शन नहीं है प्राइस वाइज। जी, थैंक यू सो मच सर। एज आई सेड कि आई होप जिसने भी ये पॉडकास्ट सुना होगा, मैं चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये पॉडकास्ट सुने। एंड आपने जो एक्सपीरियंस शेयर किया है स्पेशली विद द गोआर कमोडिटी, आई होप सब तक वो ये बात पहुंचे और सबको इस नॉलेज से जो आपने हमारे साथ शेयर करी है फायदा हो। थैंक यू सो मच सर, इट वॉज लवली लवली स्पीकिंग टू यू। थैंक यू सुनाइल, थैंक यू वेरी मच। और एक जनरल अवेयरनेस मैसेज है आप सब लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। ये चीजें जितनी भी ये जो एप्लीकेशंस होती हैं स्क्रीन शेयरिंग वाली, इनके थ्रू से कोई भी फ्रॉडस्टर्स हैं जो वो आपकी स्क्रीन को हैक करके या किसी भी तरीके से उसको यूज करके आपको किसी भी फ्रॉडेंट उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं या आपके किसी भी पैसे का नुकसान कर सकते हैं। तो आप बहुत अवेयर रहिए, सावधान रहिए, ध्यान रखिए कि किन चीज़ों में किस तरीके से किया जाए और अपना बचाव सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स सरल है, सही है, समझने के लिए एक्सचेंजेस हैं, सेबी है, सब है। अपना ध्यान रखिए और अपने आप को बचा के रखिए। धन्यवाद। So that brings us to the end of this episode of NCDEX's podcast series, Commodity Derivatives Road: Rise, Opportunities, Achievements and Developments. A special thanks to our guest, Mr. Suresh Kumar Arora, for sharing his expertise and stories. We hope you enjoyed the conversation and gained fresh insights into the world of commodity derivatives. Stay tuned for more episodes as we continue exploring new perspectives and stories from the markets. Until next time, remember, commodity derivatives सरल है, सही है।